हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग। कैसे हो बच्चे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बता दूं मैं भी ठीक हूँ। तो लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन। ओके बच्चों, टू टाइप्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल बताए थे मैंने। फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एजम्पशन, दूसरा बताया था अकाउंटिंग कन्वेंशन। सही बच्चों, तो आज करने वाले हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो, फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशन। तीन अकाउंटिंग कन्वेंशन होते हैं, इंपॉर्टेंट है बच्चों। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, सेकंड कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, थर्ड इज कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूफ टैक्स। अब इसको डिटेल में देखते हैं बच्चों। डिटेल में मतलब जानते हैं कि ये क्या होता है। फर्स्ट है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। दिस कॉन्सेप्ट स्टेटेड दैट every business must disclose each and every information to the public, whether very important or less important. Nothing should be hidden. ये जो बच्चे अकाउंटिंग कन्वेंशन है ना, इसमें जो ये कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ये बोलता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है वो सारे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, पब्लिक को बताना है। इतना मतलब ये। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो बच्चे ये तो इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते। उसमें क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं और बिजनेस का एसेट्स कितना है, लायबिलिटीज क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, ये पता चलता है। और बाकी साइड का चीज, जैसे कि एग्जांपल के लिए बताती हूँ बच्चा, सम पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ। कुछ हो सकता है कि केस चल रहा है थर्ड पार्टी से, तो वो डिस्क्लोज देना पड़ेगा, डिस्क्लोज करना पड़ेगा उनको कि है ना थर्ड पार्टी से हमारा केस चल रहा है। ये भी एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि क्या वो केस जीतने वाले हो। अगर जीतने वाले हो तो वो बताना पड़ेगा कि हम ये केस जीतने वाले हैं, इतने रुपए मिलने वाले हैं। केस अगर हारने वाले हो तो भी बताना पड़ेगा कि ये केस जो हारोगे उसमें कितना आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये सारे डिस्क्लोज करने पड़ेंगे बच्चों। ये होता है कंटीजेंट लायबिलिटी। देखो, तो कंटीजेंट लायबिलिटीज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑन द फुटनोट साइड। तो बैलेंस शीट होता है ना, बैलेंस शीट कंप्लीट होने के बाद आप देखोगे बैलेंस शीट कैसे बनता है। बैलेंस शीट बनने के बाद एक नोट नीचे लिखना पड़ता है, फुटनोट। तो उसमें बोला है कि कंटीजेंट लायबिलिटी मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस on the footnote balance sheet on the footnote side and disclosed to the general public or stakeholder so that they can take their decision wisely। क्या मतलब, ये डिसीजन जहाँ बताओगे कंटीजेंट लायबिलिटीज क्या होगी, एग्जाम्पल की सम पेंडिंग इन कोर्ट ऑफ लॉ। अब कोई केस चल रहा है थर्ड पार्टी से तो बताना पड़ेगा कि हारने वाले हो कि जीतने वाले हो, कितने अमाउंट पे करना है। अगर हार रहे हो केस, अगर जीतने का आपको लग रहा है कि एस्टिमेशन जीत रहे हो तो कितने अमाउंट मिलने वाले हैं। जिस बेस पे जो स्टेक होल्डर मतलब शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर को होल्ड करता है, वो क्या होता है, ऑनर होता है कंपनी के। इन्वेस्टर जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं वही तो स्टेक होल्डर बोल दो या शेयर होल्डर बोल दो। और पब्लिक जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं वो भी तो इस बेस पे डिसीजन लेगा ना कि हाँ भाई ये केस चल रहा है, क्या अभी इसका इफेक्ट पड़ने वाला है। बैलेंस शीट में सारी चीज डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है। तो इसका क्या मतलब है, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो दिस कॉन्सेप्ट स्टेटेड दैट एवरी बिजनेस मस्ट डिस्क्लोज ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक, वेदर वेरी इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। नथिंग शुड बी हिडन, कुछ भी नहीं छुपाना है, हर एक चीज को डिस्क्लोज करना है। ओके बच्चों, कंटीजेंट लायबिलिटीज मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट ऑन द फुटनोट साइड एंड डिस्क्लोज टू द जनरल पब्लिक or stakeholder so that can take their decision wisely. For example, some pending in a court of laws. Second देखते हैं बच्चों, convention of materiality. Second, convention of materiality. ये क्या है, देखो पहले समझते हैं, मतलब पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। This convention is exception to the convention of full disclosure. ये है ना एक्सेप्शन है किसका, फुल डिस्क्लोजर का। क्योंकि वो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर बोलता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज करने के लिए बोलता है। वो कहाँ पे, बैलेंस शीट के फुटनोट में। बट ये जो कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी है ना, ये बोलते नहीं, जो इंपॉर्टेंट है, जो
मटेरियल है सिर्फ उसी चीज को डिस्क्लोज करो, इमटेरियल को नहीं करना है डिस्क्लोज। देखो ये रखा है, इट इज स्टेटेड दैट एवरी बिजनेस मस्ट ओनली डिस्क्लोज ओनली इंपॉर्टेंट मटेरियल, जो इंपॉर्टेंट मटेरियल, इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ पे मटेरियल लिया था, इंफॉर्मेशन टू स्टेक होल्डर्स। आगे, लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन में बी इग्नोर्ड और या मर्ज। है नहीं है दोनों, मतलब एक दूसरे के एक्सेप्शन है कि नहीं है, क्योंकि कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर बोलता है ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, सॉरी ईच एंड एवरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज, बट कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी बोलता है नो 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 नो, ये नहीं करना। जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो मटेरियल है, उस चीज को ही डिस्क्लोज कर दो, इमटेरियल चीज को डिस्क्लोज नहीं करना है या सिर्फ इसको मर्ज कर दो। ओके बच्चों, ये बोलता है। जैसे कि एग्जांपल में बताऊं, फॉर एग्जांपल अ डिफरेंट ऑफ 500 इन द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक मे बी रिगार्डेड एज इमटेरियल। स्टॉक का वैल्यूएशन किया गया तो उसमें 500 का डिफरेंट है, तो ये क्या एक इमटेरियल हो सकता है, बट द डिफरेंट ऑफ 500 कैश could be termed as material, बट कैश में 500 का डिफरेंट आया है, ये डिस्क्लोज करो। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक में तो चलो मार्केट में घटता बढ़ता रहता है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 500 कैश में डिफरेंट आया है, ये मटेरियल है, इस चीज को डिस्क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। एक और सॉरी एंड अनदर एग्जांपल, चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड जो लगाते ना, ऐसे तो उनको क्या बोल रखा है कि जो डेप्रिसिएशन, जिस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है उसी से हर साल एवरी ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, या तो कोई भी एसएलएम स्ट्रेट लाइन मेथड, या हो सकता है कि डब्ल्यूटीवी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये हो सकता है। मान लो कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे मशीनरी पे, एवरी ईयर यही चार्ज कर रहे थे, बट कुछ रीजन की वजह से अब वो बिजनेस चाहता है या कंपनी चाहती है कि नहीं, हमने इस पे एसएलएम मेथड यूज करते, 4-5 साल चार्ज कर लिए पहले किससे, डब्ल्यूटीवी मेथड से, अब वो करना चाहते हैं एसएलएम मेथड से। क्या पॉसिबल है बच्चे? पॉसिबल है, पर उसके लिए ना बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं, मतलब क्या कहते हैं, जैसे फैक्टर्स देखे जाते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंट है, कितने तक की प्रॉफिट लॉस हो सकते हैं, तो प्रॉफिट लॉस भी निकाला जाता है, बहुत कैलकुलेशन है। आप तो इतना मत समझो, बस इतना समझो कि अगर वो शिफ्ट होना चाहता है दूसरे मेथड पे, पहले क्या एसएलएम, पहले डब्ल्यूटीवी मेथड यूज कर रहे थे, अब एसएलएम पे जाना चाहता है, तो उसके लिए क्या उसको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। ये भी एक मटेरियल है कि बताएगा कि पहले हम डेप्रिसिएशन डब्ल्यूटीवी मेथड से चार्ज कर रहे थे, बट अब हम एसएलएम मेथड से चार्ज कर रहे हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, ठीक है बच्चों, क्या आपको समझ में आया? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर एंड कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी, ये दोनों एक दूसरे के एक्सेप्शन। थर्ड पढ़ते हैं बच्चों, तो बच्चों थर्ड पढ़ते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रेफरेंस। ये क्या होता है? पहले लाइफ से रिलेटेड आपको एग्जाम्पल देती हूँ। आजकल देखना सबके सब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं कि नहीं? आगे जाकर के हो सकता है कि तबीयत बिगड़ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस केस के लिए क्या रखते हैं, इंश्योरेंस बना के रखते हैं, ताकि आगे कुछ होगा तो एक साथ अपने ऊपर बर्डन नहीं पड़ेगा कि इतने सारे पैसे खर्च हो जाए, तो उसकी जगह कौन बियर करेगा? वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगा। इसी तरीके से कंपनी जो फॉलो करती है उसे कहते हैं कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। ये क्या है? इट स्टेटेड दैट, एक मिनट, इट स्टेटेड दैट every business owner must record all the anticipated loss and expenses, but should not record the anticipated profit and unrealized income। क्या मतलब? ये कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस ये बोलता है जितने भी बिजनेसमैन है उसको सारे लॉस और एक्सपेंसेस कौन से जो एंटिसिपेटेड, उनको लग रहा है कि आगे जाकर के लॉस हो सकता है तो अभी रिकॉर्ड कर, लग रहा है कि आगे जाकर के इसमें मेरा लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं बताती हूँ आपको, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर्स है, उनको लग रहा है कि जैसे 5 लाख के डेटर है, हो सकता है कि इसमें 20,000
जो भी अमाउंट वाले डेटर्स है मुझे ये पैसा नहीं देगा, उसके फाइनेंशियल कंडीशन से उनको लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि 20,000 रिकवर मैं कर पाऊंगा डेटर से, तो ये कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेटिज्म और प्रूफडेंस बोलता है कि अभी रिकॉर्ड कर लो ना। अगर लग रहा है आपको, अनुमान लग रहा है, एंटिसिपेटेड लग रहा है कि लॉस होने वाला है, तो अभी रिकॉर्ड करो। बट आपको इनकम लग रहा है कि आगे जाकर के मुझे इतना प्रॉफिट होने वाला है, या मेरा है ना कहीं से ये इनकम आने वाला है, उसको रिकॉर्ड नहीं करना है। बट अगर लॉस लग रहा है कि आगे जाकर के लॉस होने वाला है, तो उसे रिकॉर्ड करना है। समझ रहे हो बच्चे? आगे जाके ऐसा लग रहा है कि इतने का ना कुछ भी सडनली मैं सेल कर दूंगा मशीनरी, मेरे पास इतने इनकम आएंगे, इतना, ये सब कुछ नहीं। ये सिर्फ इसका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस का एक ही है कि सारे बिजनेस ऑनर को अगर लग रहा है कि आगे जाके लॉस होने वाला है तो उसे रिकॉर्ड करो, बट लग रहा है कि कोई प्रॉफिट होने वाला है या अनरियलाइज गेन होने वाला है, उसे रिकॉर्ड नहीं करना है बच्चों। समझ गए? तो it is stated that every business owner must record all the anticipated loss and expenses, but should not record the anticipated profit and unrealized income. ये क्या है? This policy works as safely measure. ये बिजनेस के लिए क्या सेफली है, सही है। अभी से अगर वो पॉलिसी बना के रख ले कि इतना लॉस होने वाला है, तो आगे जाकर के क्या होगा, उनके लिए सेफ ही होगा। आगे जाकर उनको अचानक शॉक तो नहीं लगेगा, अरे यार ये होने वाला था, नहीं, अभी से वो सेफ्टी बना के रखते हैं। आपने सुना होगा ना बच्चों, कंपनियां ना रिजर्व बना के रखती है। वो रिजर्व क्या होता है? वो सेफ्टी के लिए तो होता है, आगे जाकर के कोई लॉस में कंपनी चले तो वो कम से कम रखा हुआ रिजर्व तो काम आ जाए। समझे? तो इसका जो एग्जाम्पल पहले मैं बताती हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। समझ गए बच्चे? 5 लाख का डेटर है, उसमें से लग रहा है कि 20,000 का डेटर जो है मुझे पेमेंट नहीं कर पाएगा, उसके फाइनेंशियल कंडीशन को देख के लग रहा है, या उनकी उसकी नेचर से थोड़ा सा भी एंटिसिपेट कर पा रहे हो, अनुमान लगा पा रहे हो, तो अभी रिकॉर्ड कर लो, सही है। बट प्रॉफिट होने वाला है, अनरियलाइज गेन होने वाला है, इसको रिकॉर्ड नहीं करना है। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस और रियलाइज वैल्यू विच एवरेज। मतलब आपको मैं बताती हूँ बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन केस लेके बताती हूँ। ये कॉस्ट है 100 का, पर रियलाइजेबल वैल्यू जो है वो है 90 रुपीज का। कॉस्ट तो है 100 रुपए का, बट रियलाइजेबल वैल्यू है मार्केट में 19 रुपीज का। मार्केट में जब क्लोजिंग स्टॉक जो रहता है बिजनेस में, अभी बिकता नहीं, 31 मार्च क्लोजिंग स्टॉक है, वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, क्या किस बेस पे करेंगे? तो यही बोलता है कि कॉस्ट और रिलायबल वैल्यू, कॉस्ट और मार्केट में जो चल रहा है विच एवर इज लोअर, तो 19 रुपीज पे इसको रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मार्केट में वैल्यू इतना चल रहा है, पर कॉस्ट उस पर खर्चा तो 100 रुपए, उससे मतलब नहीं है। विच एवर इज लोअर, जो कम पे है उसे रिकॉर्ड करो, लॉस को अभी ही रिकॉर्ड कर लो। ओके, आगे एक एग्जांपल और बताती हूँ बच्चे मैं आपको। कॉस्ट है 100 रुपीज का, पर रियलाइजेबल वैल्यू है 150, और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक को किस पे रिकॉर्ड करता है, कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। रिकॉर्ड किस पे करेंगे अब, 100 रुपए। भैया ये नहीं देखना है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, मार्केट में आपको पता है कि 50 रुपए का मुझे आगे गेन होने वाला है, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट और रियलाइज गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, नहीं करना है रिकॉर्ड। इसलिए यहाँ पे कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर दिया, कॉस्ट 100 है। अब यहीं पे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, कॉस्ट 100 है, रियलाइजेबल वैल्यू 90 है, तो अभी क्यों ना लॉस को रिकॉर्ड कर लो, 90 पे रिकॉर्ड करो, 100 पे रिकॉर्ड नहीं करना है इसको। पर मार्केट में कॉस्ट मतलब क्लोजिंग स्टॉक 100 है, पर मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू 150 है, बोलता है अभी भी आप रिकॉर्ड 100 पे करो, 50,000 प्रॉफिट या अनरियलाइज गेन को रिकॉर्ड नहीं करना है। तो समझ में आ गया बच्चे आपको इसका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूफडेंस क्या मतलब है। ओके बच्चों, तो आज हमने पढ़ लिया कन्वेंशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन, उसमें 3 पढ़ा। पहला था कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, थर्ड इज कन्वेंशन ऑफ कन्वर्जेटिज्म और प्रूफडेंस।
ये हो गया कंप्लीट। अब इन दोनों के डिफरेंट देखते हैं। मैम अकाउंटिंग प्रिंसिपल टू टाइप्स का, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन बोल दो, या अकाउंटिंग कन्वेंशन, इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो आप ये डिफरेंट करते हैं हम। डिफरेंट बिटवीन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। देखो ये है बेसिस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बेसिस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन, अकाउंटिंग कन्वेंशन। पहला मीनिंग क्या है? बेसिक प्रिंसिपल्स अज्यूम टू बी ट्रू। ये क्या था? देखा था साइंटिफिकली प्रूफ था। यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स में इसको प्रूफ किया गया था। समझिए बच्चों, वही बोल रहा है। कस्टम्स, ट्रेडिशनल, गाइडेंस, अकाउंटिंग। कस्टम्स, यूजेस या कह दो ट्रेडिशनल, जो अब तक चलते आ रहे, जैसे दादा दादी के जमानों का शादी का रीति रिवाज जैसे चलते हुए आ रहा है, आज वैसे ही फॉलो किया जा रहा है। वैसे ही ये क्या है? एक कस्टम, ट्रेडिशनल, गाइडेंस, अकाउंटिंग है, जो पिछले मतलब जो पुराने समय से अकाउंटिंग चल रहा था। जब वो उन्होंने देखा प्रैक्टिस करते करते कि यहाँ पे ये चेंजेस हुआ है, यहाँ पे ना मतलब फुल डिस्क्लोजर देने की जरूरत है, यहाँ पे नई मेटेलिटी कुछ जो इम्पोर्टेंट वही देना है, ये कन्वर्जेटिव में क्या मतलब लॉसेस को क्या करना चाहिए पहले रिकॉर्ड करे, पर प्रॉफिट और जो गेन है उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, अनरियलाइज गेन जो हुआ उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ? ये शुरू से चलता हुआ आ रहा है। आगे नेचर क्या है? थ्योरेटिकल एंड फंडामेंटल बेस पे है। ये प्रैक्टिस एंड फ्लेक्सिबल, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए वैसे वैसे पता चलता गया। और फ्लेक्सिबल, ये बढ़ता ही रहता है, ऐसा नहीं है कि ये बंद हो गया। अब जैसे जैसे लगता है कि यहाँ पे ये चेंजेस होना चाहिए तो चेंज कर देते, फ्लेक्सिबल बेस पे है। ठीक है। कंपल्सन, ये मैंडेटरी होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, क्योंकि ये ना इसको लॉ मानता है। अकाउंटिंग कंसेप्ट और लॉ इसको मानता है, इसीलिए मैंडेटरी है और इसे फॉलो करना पड़ता है। गोइंग कंसर्न हो गया बच्चे, है ना। कंसिस्टेंसी, अप्रूवल, और भी जो हमने पढ़ा था मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ये क्या है? एक लॉ के द्वारा मान्यता है, दिया गया है कि इसको तो फॉलो करना ही है, फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये ऑप्शनल होता है बट रिकमेंडेड ऑप्शनल होता है पर रिकमेंडेड करना पड़ता है। सही बच्चों। ओरिजिन क्या है? बेस्ड ऑन द अकाउंटिंग थ्योरी, ये अकाउंटिंग थ्योरी की बेस पे है। ये डेवलप थ्रू प्रैक्टिस के थ्रू इसको डेवलप किया गया है। एग्जाम्पल में तो काफी सारे गोइंग कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, और क्या क्या कर रहे थे? हिस्टोरिकल कॉस्ट या कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मेजिंग कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ये सारे के सारे किसका एग्जाम्पल है बच्चों? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पशन। और अकाउंटिंग कन्वेंशन का क्या था? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मेटेरियलिटी, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव और प्रूफडेंस। समझ गए बच्चों? तो आपका ये चैप्टर होता है आज कंप्लीट। क्या क्या करवा दिया आपको? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग करवाया, नीड फॉर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, फिर उसके दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के दो पार्ट्स होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, कौन सा? अकाउंटिंग कन्वेंशन और अजम्पशन एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन, और उसके बारे में डिटेल में आपको पढ़ा भी दिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया विद एग्जाम्पल के साथ में बच्चों। तो अब नेक्स्ट जो क्लास होगा वो होगा चैप्टर नंबर 4 का प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंट, वो करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।